हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल कैज़ी फ्लाइंग नॉलेज पर। मैं आपका दोस्त प्रमोद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा के बारे में। तो जैसा कि आप नाम सुन के आपको कुछ समझ में आने लगा होगा कि कॉम्पिटिटिव जब मैं बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपटीशन की बात होगी, प्रतिस्पर्धा की बात होगी। ठीक है। अब वो प्रतिस्पर्धा, वो कंपटीशन किस बीच में होगा? एंटीजन एंटीजन के बीच में होगा, या एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में होगा, या किसी एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट के लिए दो एंटीबॉडी के बीच में होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में होगा। यही स्टोरी चलने वाली है कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा में। दोस्तों, मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैंने आपको एलाइज़ा का बेसिक्स बताया था, और उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं, जो प्रोसेसेस यूज़ होती हैं, केमिकल्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितने नॉर्मल केमिकल बनेगा, कितने मोलर बनेगा, क्या क्या केमिकल की रिक्वायरमेंट होगी आपके एलाइज़ा के लिए, उन सारी चीज़ों की एक डिटेल वीडियो, उन सारी चीज़ों का एक डिटेल वीडियो मैंने वीडियो नंबर 1 में बनाया है, जिसे हमने पार्ट 1 बोला है। दोस्तों, मैंने अपना एलाइज़ा टॉपिक 5 वीडियो में ख़त्म किया है। 5 वीडियो बनाने के पीछे लॉजिक ये था कि मैं बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो चेक किया था। ज़्यादातर लोगों ने एलाइज़ा के बारे में 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में एलाइज़ा को पूरा पढ़ा दिया है, समझा दिया है। दोस्तों, जो प्रोसेस पूरे दिन की होती है, जिसमें इतने सारे केमिकल लगते हैं, इतनी सारी स्टेप लगती है, इतने सारे ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, इतने सारे हार्डवर्क होते हैं, इतना मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, इतना ज़्यादा प्रिकॉशन, कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसको अगर मैं 10, 15, 20 मिनट में पढ़ा के ख़त्म कर दूँ और आपको सिर्फ एक प्रिंसिपल दूँ कि हाँ कैसे क्या होता है, ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल बताऊँ, तो फिर आपको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं था मेरा। मैं चाहता था थोड़ा सा सबसे अलग हो, चाहता था कहीं ना कहीं जो यूट्यूब पे और लोग पढ़ाए हैं, या और टीचर्स या लेक्चरर अपने वीडियोज़ में बताएं, उससे थोड़ा अलग और थोड़ा अच्छा बताया जाए। तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। सबसे पहले वीडियो, जिसे हमने पार्ट 1 दिया है नाम, उसमें हमने बेसिक्स बताया है एलाइज़ा का, और केमिकल का कैलकुलेशन बताया है, क्या क्या स्टेप लगेगी। ठीक है। दूसरे में हमने डायरेक्ट एलाइज़ा को डिस्कस किया है बहुत ही डिटेल में। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा डिटेल में जिसके बारे में हमने बात की, वह इनडायरेक्ट एलाइज़ा की हमने एक एक चीज़ की कैलकुलेशन, स्टेप्स और सारी प्रोसेसेस बताई है। अगर आप इनडायरेक्ट एलाइज़ा और बेसिक एलाइज़ा वाली वीडियो, अगर ये 2 वीडियो भी आप अच्छे से देख गए, तो आपको बाकी एलाइज़ा समझने में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, और आप आसानी से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने बनाई सैंडविच एलाइज़ा। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा। ठीक है। तो आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका लगाव चाहिए, तो डायरेक्ट कि मुझे एनर्जी मिलती रहे, मैं मोटिवेट होता रहूँ वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक आप हमेशा ही पढ़ते आए होंगे डायरेक्ट एलाइज़ा, इनडायरेक्ट एलाइज़ा, सैंडविच एलाइज़ा और कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा। हर जगह बस एक एक फिगर बना के लोगों ने समझा दिया होगा। मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ कि सैंडविच एलाइज़ा भी 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? डायरेक्ट सैंडविच एलाइज़ा, इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइज़ा और स्टेप्टाविडीन बायोटीन सैंडविच एलाइज़ा। ठीक उसी तरह से हम कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा, अब तक आप एक ही प्रकार के पढ़ते आए होंगे, ये भी 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार है आपका डायरेक्ट एलाइज़ा, दूसरा प्रकार है आपका इनडायरेक्ट एलाइज़ा। अब इनडायरेक्ट एलाइज़ा भी टाइप 1, टाइप 2 दो प्रकार का होता है। तो दोस्तों, प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सब सेम है, बस केमिकल्स, एंटीबॉडी, एंटीजेंस, HRP, ठीक है, इनके बेसिस पे बस थोड़ा थोड़ा वेरिएबिलिटी आई है, जिसके बेसिस पे इनको कैटेगराइज कर दिया गया है। फिर भी अगर आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लो। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेने का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर वही कहते हैं ना, पढ़ो तो ढंग से, नहीं तो मत पढ़ो। ठीक है। तो दोस्तों, डायरेक्ट एलाइज़ा उसे कहते क्यों हैं? थोड़ा सा मैं स्टोरी पीछे वाली बता दूं। डायरेक्ट एलाइज़ा उसे इसलिए कहते हैं कि सिर्फ आपकी एक एंटीजन होगी और आपकी एक प्राइमरी एंटीबॉडी होगी। अब प्राइमरी एंटीबॉडी से आपका HRP कॉन्जुगेटेड होगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई सेकेंडरी यूज़ नहीं हो रहा है, डायरेक्ट प्राइमरी यूज़ हो रहा है, उसी से कॉन्जुगेटेड आपकी एंजाइम। ठीक है। अब आपकी एंजाइम में HRP हो सकती है, अल्कलाइन फॉस्फेट हो सकती है, और भी जो भी यूज़ होती है एलाइज़ा में डिफरेंट तरह की एंजाइम्स वो भी यूज़ हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा HRP और अल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज़ होती है। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए उसको डायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि सीधे एंटीजन से डायरेक्ट एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है और उससे HRP कॉन्जुगेट होती है और वहीं से कलर डेवलप होता है और आपका रिजल्ट आ जाता है। इनडायरेक्ट हम इसलिए उसको बोलते हैं, दूसरा जो टाइप है आपका इनडायरेक्ट, उसमें डायरेक्ट आपकी एंजाइम जो प्राइमरी है ना, वही रिजल्ट नहीं देती है, वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है रिजल्ट के लिए, वहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी का एडिशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसीलिए उसको हम इनडायरेक्ट एलाइज़ा बोलते हैं। तो उसमें एंटीजन चाहिए, आपकी एंटीबॉडी प्राइमरी चाहिए, फिर एंटीबॉडी सेकेंडरी चाहिए। सेकेंडरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेटेड होती है HRP या अल्कलाइन फॉस्फेटेज से।
ठीक है, इसलिए हम उसको इनडायरेक्ट एलाइजा बोलते हैं। ठीक है, जो तीसरा है आपका सैंडविच एलाइजा। दोस्तों सैंडविच तो सबने देखा होगा, कभी ना कभी खाया होगा। ठीक है, तो उसी बेसिस पे इसका नाम रखा गया है सैंडविच। सैंडविच क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसमें आपकी एंटीबॉडी होती है, ठीक है, फिर आपका एंटीजन होता है, वापस से आपकी एंटीबॉडी होती है। ठीक है, तो 2 एंटीबॉडी तो मिनिमम चाहिए ही होगी। ठीक है, इसी वजह से हम उसको सैंडविच बोलते हैं। आप सैंडविच में देखते हो पहले ब्रेड, ठीक है, फिर आपका बीच में सारे मटेरियल स्टफ्स वगैरह भरे रहते हैं, फिर ऊपर से ब्रेड, फिर उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए यहाँ पे उसको सैंडविच एलाइजा बोला गया है। ठीक है, तो एलाइजा दोस्तों कोई भी हो, तीनों में से कोई भी हो, यहाँ पे बस जस्ट इंटरेक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रही है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में। ठीक है, तो एलाइजा की जहाँ भी बात होगी वहाँ कहीं ना कहीं आपकी एंटीजन या एंटीबॉडी इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रीफिंग में कि डायरेक्ट एलाइजा क्या है, इनडायरेक्ट एलाइजा क्या है, सैंडविच एलाइजा क्या है, उनको ये नाम क्यों दिया गया। ठीक है, उसी तरह से कंपटीशन के लिए, कंपटीशन की वजह से कम्पिटेटिव एलाइजा दिया गया। यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी का कंपटीशन होगा या एक एक्टिव साइट के लिए 2 एंटीजन का कंपटीशन होगा, तो इसी वजह से इसका नाम कंपटीशन या कम्पिटेटिव एलाइजा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि मैं इनडायरेक्ट वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी के बारे में बताया था, मैं उतना डिटेल में इस बार नहीं बताने वाला हूँ। प्राइमरी एंटीबॉडी क्या होती है, सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप उस वीडियो में जाइए और डिटेल में उस वीडियो को देख के आइए, वहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है। हाँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्राइमरी एंटीबॉडी जो होती है वो आपकी एंटीजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक होती है। ठीक है दोस्तों, एंटीजन स्पेसिफिक बोलते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है वो एंटीबॉडी जो प्राइमरी एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो यहाँ सीधा समझ जाना, जब एंटीबॉडी आपकी एंटीजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक है तो आपकी प्राइमरी कहलाएगी, और जब आपकी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट में एक्टिव है, ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिक है, तो वो सेकेंडरी एंटीबॉडी कहलाएगी। बनाई कैसे जाती है, प्रोसेस कैसे है बनने का, ये सब हमने डिटेल में बात की हुई है उस वीडियो में। दोस्तों आप खुद ही सोचो, अगर मैंने इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाई है, इतना मेहनत किया है, पसीना बहाया है, ठीक है, इतना स्टडी किया है, इतना एक्सपेरिमेंट मैं खुद भी करता हूँ, तो कुछ तो वजह होगी। तो एक बार प्लीज़ आप इसको देखो, समझो, फिर आपको समझ में आएगा हाँ बाकी की वीडियो और इस वीडियो में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे अब हमें बढ़ना चाहिए और शुरू करना चाहिए लेके प्रभु का नाम। ठीक है, तो आ जाओ, आप अपना फोकस यहाँ पे लगाओ और शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा मैंने बताया था कि ये जो कम्पिटेटिव एलाइजा है ये 2 तरीके का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। फिर इनडायरेक्ट भी 2 तरीके का है, टाइप 1 या टाइप 2 या मेथड 1 या मेथड 2। तो दोस्तों आप फिगर के बेसिस पे समझते हुए चलना। उसके बाद जो स्टेप होंगे ना, वो हमने इतनी बार आपको बोल दिया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच में, कि अब आपको यहाँ पे वो सोचना ही नहीं पड़ेगा कि क्या क्या स्टेप फॉलो होगा। आप बस एक बार उन वीडियो को देख के आओ, फिर उसके बाद इसको पढ़ो, आप ऑटोमेटिकली सब समझ जाओगे। दोस्तों हर जगह पे मैंने 2 वेल बनाई है, यहाँ भी 2 वेल, यहाँ भी 2 वेल, यहाँ भी 2 वेल। ऐसा हमने क्यों किया है? हमने एक फिगर को बनाते हुए कोशिश की है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट में क्या होगा, निगेटिव रिजल्ट में क्या इंटरेक्शन होगा, फिर उसी तरीके से इस वाले में भी पॉजिटिव में क्या होगा, निगेटिव में क्या होगा। आप दोनों को कंक्लूजन करते हुए जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इसके पीछे हो क्या रहा है, स्टोरी क्या चल रही है। और बिना स्टोरी समझे, बिना बेसिक समझे, बिना कॉन्सेप्ट समझे आप इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे रिजल्ट को। ठीक है, तो दोस्तों ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन कभी भी एलाइजा में मैं शुरू से बोलते आया हूँ कि बिना कंट्रोल के आपका एलाइजा व्यर्थ है। मत करो एलाइजा अगर आपको कंट्रोल लगाने नहीं आता है तो। ठीक है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सैंडविच में, कि जब आप एलाइजा कर रहे हो कि डिफरेंट मेथड्स का, तो आप कंट्रोल कैसे लगाओगे। ठीक उसी तरह मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बताऊंगा, यहाँ पे भी कंट्रोल कैसे लगाओगे। लेकिन बिना कंट्रोल के आपका एलाइजा व्यर्थ है। सिर्फ एलाइजा ही नहीं, दुनिया का कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, बिना कंट्रोल के आप मत करो एक्सपेरिमेंट यार। आप पहले आइडिया लो, पहले चीज़ों को पढ़ो, कैसे कंट्रोल लगाएं कि आप अपने डेटा को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट तो कोई भी कर लेता है, डेटा एनालिसिस इज ए बिग टास्क। ठीक है, तो आ जाओ दोस्तों, शुरू करते हैं डायरेक्ट कम्पिटेटिव एलाइजा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कम्पिटेटिव मतलब ये है कि कंपटीशन होगा। ठीक है, अब स्टोरी सोचते जाओ। जब बार बार मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज मुझे अपना कोविड का टेस्ट करना है कम्पिटेटिव एलाइजा में, डायरेक्ट कम्पिटेटिव एलाइजा के थ्रू। तो दोस्तों क्या करोगे आप, जो हमारे बॉडी के अंदर में कोविड हो गया है उसने एंटीजन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो
उसके अगेंस्ट में सबसे पहले हमने बताया था आपको मार्केट से परचेज कर लो, या अगर सेल्फ सफिशिएंट हो हाइब्रिडोमा के लिए आपके लैब है तो हाइब्रिडोमा करके आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना लो। पॉलीक्लोनल को मैं प्रीफर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वहाँ पे क्रॉस रिएक्टिविटी और नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग के चांस होते हैं। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए तो आपके पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ज़रूर होनी चाहिए। तो आपके पास जो वेल होगी, ठीक है, अब और वेल होगी आपके पास वेल होगी माइक्रोटाइटर प्लेट होगी, ठीक है। तो आपके पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगी, उसे आप 100 नैनोग्राम पर वेल कोट कर दोगे हर वेल में। 100 नैनोग्राम पर वेल कैसे कोट करोगे वो मैंने पिछली वीडियोज़ में बता दी है डायरेक्ट एलाइजा में, आप वहाँ से देख लो। 100 नैनोग्राम पर वेल में आप एंटीबॉडी को कोट कर दोगे, ठीक है। अब आपकी ये एंटीबॉडी ना, जो मैं कोविड का सैंपल दूंगा ना, वो एंटीजन होगी, उसी के अगेंस्ट में स्पेसिफिक है। जो उसका एपिटोपिक या एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट है वो सिर्फ कोविड का जो एंटीजन है उसी के अगेंस्ट में स्पेसिफिक है, उसी से बाइंड करेगी, बाकी किसी से बाइंड नहीं करेगी। दोस्तों यहाँ पे आपने एंटीबॉडी को कोट कर दिया है वेल में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मैंने अपना सिरा दे दिया टेस्ट करने के लिए, और जो भी लैब या पैथोलॉजिकल लैब या डायग्नोसिस लैब यूज़ करेगी वहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी रिकॉम्बिनेंट एंटीजन होगी, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट एंटीजन होगी, अब चाहे वो ई कोलाई में प्रोड्यूस किए हुए हों, चाहे वो मेमेलियन में किए हों, चाहे इंसेक्ट में किए हों, चाहे ईस्ट में किए हों, ये उनकी सहूलियत के हिसाब से है कि वो कैसे प्रोड्यूस करके फिर कैसे HRP को कॉन्जुगेट करते हैं। दोस्तों जो यहाँ पे HRP का कॉन्जुगेशन हो रहा है वो एक स्पेसिफिक फिजिको केमिकल कंडीशंस में किया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अलग अलग स्टेप होते हैं, जैसे उसमें थायोल का एडिशन, फिर उसके बाद HRP का कॉन्जुगेशन, फिर उसको स्टेलाइजेशन के थ्रू करके बनाया जाता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, हाँ मल्टीपल स्टेप है तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन हाँ आसान होता है, आराम से कंजुगेशन हो जाता है HRP का या अल्कलाइन फास्फेटेज का। अगर इतना मुश्किल होता तो इतने आसानी से मार्केट में बिकता नहीं, ठीक है। तो दोस्तों तो दूसरी वाली एंटीजन जो होगी ना और ये HRP, ठीक है, कॉन्जुगेट करके और जो हम सीरा देंगे, तो दोस्तों क्या किया जाएगा, इन दोनों को 50-50 माइक्रोलीटर 50-50 माइक्रोलीटर लेके एक ट्यूब में MCT ट्यूब होता है, ठीक है, 1.5 ml का माइक्रो सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब बोलते हैं, कुछ लोग उसे ही डायरेक्ट एपेंडॉप बोलते हैं। तो उस MCT में 50-50 माइक्रोलीटर डाल के, और 50-50 ये रैंडम नहीं लेंगे, आपका सीरा तो फिक्स रहेगा कि हाँ डायरेक्ट 50 माइक्रोलीटर लेना है, लेकिन इसको एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन फिक्स की जाएगी, 1 mg पर ml, 2 mg पर ml या 0.5 mg पर ml, फिर उसमें से ही इसको 50 माइक्रोलीटर लेंगे, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज होगा कि हमारा कितना एंटीजन हमारा नेटिव रहे जो हमारी बॉडी से जा रहा है टेस्ट करने के लिए, और कितना रिकम्बिनेंट रहे। क्योंकि दोस्तों यहीं जब ये दोनों आएंगे यहाँ पे एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन करेंगे ना, एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन करेंगे, तो एक ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे एंटीजन होना चाहिए। अब जैसे अगर मुझे कोविड हुआ है तो दोस्तों आपको सिंपली समझ जाना चाहिए कि मतलब अगर मुझे कोविड हुआ है तो मेरे अंदर एंटीजन बहुत ही ज़्यादा होगा, लोड ज़्यादा होगा। तो एक ऑप्टिमम कंडीशन पे जब आप एंटीजन को फिक्स कर दोगे तो ये वाला एंटीजन जो होगा हमारी बॉडी से बना हुआ, ठीक है। अब ये मिक्स की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं रिकॉम्बिनेंट एंटीजन, ठीक है। अब ये वाला जो है आपका ये है नेटिव एंटीजन, नेटिव एंटीजन फ्रॉम डिजीज्ड पर्सन, ठीक है दोस्तों, डिजीज्ड पर्सन। अब वो डिजीज पर्सन मैं ही हूँ तो मैंने ये सिरा दे दिया, तो जिसमें हमारी एंटीजन होगी। तो दोस्तों जब आप एक ऑप्टिमम कंडीशन पे इसको लेते हो ना, फिर इस एंटीजन को अपने वाली को डालते हो, मतलब मेरे सिरे को उसमें डालोगे, फिर 1 घंटा इसको 37 पे रखते हैं इंटरैक्ट होने के लिए, ठीक है। तो जब 1 घंटे इसमें रखते हैं फिर ये कोटिंग हो जाती है दोस्तों, कोटिंग कर दिया है आपने, ओवरनाइट रख दो 4 डिग्री, नेक्स्ट डे आप इसको ब्लॉक कर दो। अगर CMD करना है तो 37 पे 2 घंटे रख के इसकी कोटिंग कर दो, फिर 1.5 आवर रख के इसकी ब्लॉकिंग कर दो, ठीक है साथियों। फिर उसके बाद क्या करोगे, ब्लॉकिंग करने के बाद ये जो सैंपल है सीधे जो है इसमें से 100-100 माइक्रोलीटर, आपने 50-50 दोनों लिया था, 100-100 माइक्रोलीटर डाल दो। अगर आपको 2 रिएक्शन लगानी है, डुप्लीकेट में ही हमेशा रिएक्शन लगानी चाहिए, आपको हमने बताया, तब वहाँ 50-50 मत लेना, दोनों को 100-100 लेना, ठीक है, 100-100 माइक्रोलीटर, ताकि आपका 2 वेल में यूज़ हो जाए। तो दोस्तों ब्लॉकिंग के बाद आप इस वाले जो मिक्स है इस सैंपल को इसमें ऐड करोगे। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर मुझे कोविड है तो वहाँ पे एंटीजन का लोड बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है साथियों। तो लोड ज़्यादा होगा तो ये वाले एंटीजन ना आके, क्योंकि हमने आपको इस स्ट्रक्चर में कई बार बता दिया है कि ये जो वाई शेप में ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है या फैबी बोलते हैं, फैब रीजन, नीचे वाले को एफसी बोलते हैं, ऊपर वाला जो फैब होता है वही एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट होती है, उसी में एपिटोपिक बाइंडिंग साइट होती है, वही वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन से बना होता है, ठीक है। और ये वाला तो कांस्टेंट ही है आपका एफसी। तो आपका जो एक्टिव साइट है जिससे एपिटोपिक साइट या एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट है, तो दोस्तों अगर आपको कोविड हुआ है, जैसे मुझे हुआ, तो मेरा सिरा जब यहाँ पे डाला जाएगा इसके साथ मिक्स करके, तो मेरे वाला सिरे की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी
वो नेटिव होगा तो एक्टिव भी ज़्यादा होगा, वो क्या करेगा फटाफट आके एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और जब ये बाइंड कर जाएगा तो जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट एंटीजन था, ठीक है, वो बाइंड नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे कंपटीशन हुआ एक्टिव साइट के लिए, ठीक है साथियों। तो एक्टिव साइट या एपिटोपिक साइट या एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट जो कि आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का है। तो इसमें क्या हुआ, आपका नेटिव वाला जो है ना दोस्तों, वो आके बाइंड कर गया और इसको स्पेस ही नहीं दिया। यही तो कंपटीशन है, ठीक है, सेम एपिटोपिक साइट के लिए। तो अब यहाँ पे जब आपका नेटिव वाला आके बाइंड हो गया, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और वो नेटिव है तो ज़्यादा एक्टिव भी होगा इस मैप के अगेंस्ट में। दोस्तों जब मैं मैप और पैप बोलूँ तो मैप मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, पैप मतलब पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है साथियों। तो आपका ये नेटिव वाला आप यहाँ पे इसको इंक्यूबेट करोगे 1 घंटे 37 पे रखोगे, जब ये मिक्स को आपने 100 माइक्रोलीटर दोनों में डाल दिया। इसको कोटिंग करने के बाद इस मिक्स को 100 माइक्रोलीटर दोनों में डाल दिया है आपने, ठीक है। तो अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका नेटिव एंटीबॉडी यहाँ पे बाइंड हो गई है और जो आपकी रिकॉम्बिनेंट है HRP कॉन्जुगेटेड वो बाइंड नहीं हुई है, तो यहाँ पे कोई कलर डेवलप नहीं होगा। साथियों कॉम्पिटिटिव एलाइजा में एक स्टोरी बड़ी ही अलग तरीके से चलती है। अब तक आपने देखा था हर एक एलाइजा में कि कलर डेवलप हो रहा है और जितनी ज़्यादा ओडी है तो वो सैंपल या वो रिजल्ट पॉजिटिव माना जा रहा था, जब बैकग्राउंड से आप कंपेयर कर रहे थे और हाई ओडी आ रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब आपका कलर बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, ओडी ज़्यादा आएगी, तो वहाँ पे रिजल्ट आपका निगेटिव है। मगर आपका जब ओडी नहीं आए या कम आए, वहाँ पे आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है साथियों। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, कॉम्पिटिटिव में कहानी उल्टी होने वाली है बाकी के एलाइजा से जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सैंडविच था। तो दोस्तों कैसे होगा, आपको देख रहे हो ना, HRP रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि TMB को ही ऑक्सीडाइज करके रेडॉक्स रिएक्शन करके उसके कलर को ब्लू करता है, ठीक है। वो बाइंड ही नहीं हुआ, तो जब आप प्राइमरी ये वाला सैंपल डालने के बाद वॉश करोगे ना, तो ये अनबाउंड जो भी HRP और एंटीजन रहेगा वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद जब आप TMB डालोगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, या कहीं एक आध HRP एंटीजन कहीं स्टिक हो गया भी है, क्योंकि मान लो ये सारे साइट को तो बाइंड नहीं करेगा, हो सकता है कुछ छूट जाए, कुछ रह जाए, क्योंकि सारा कंज्यूम हो जाए एंटीजन, तो वहाँ पे बाइंड होकर थोड़ी बहुत ओडी या थोड़ा बहुत कलर चेंज हो भी सकता है, ठीक है। अब वहीं नेगेटिव रिजल्ट की बात करें तो अगर मेरी बॉडी में वो एंटीजन है ही नहीं, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा माइल्ड इन्फेक्शन है, तो उस केस में क्या होगा, या तो एंटीजन नहीं रहेगा या तो बहुत कम रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका रिकॉम्बिनेंट HRP एंटीजन के साथ HRP होगा, इसको स्पेस मिल जाएगा उस एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट से एंटीबॉडी के बाइंड करने का, तो यहाँ पे वो बाइंड कर जाएगा और खूब बढ़िया सा कलर, शानदार लाजवाब खूबसूरत देगा, और आप समझ जाओ कि आपका रिजल्ट निगेटिव है, ठीक है दोस्तों। तो प्रोसेस सेम है, सबसे पहले कोटिंग करना है आपको अपने एंटीबॉडी का जो आपकी मैप होगी, फिर उसको 194 डिग्री पर रख देना है, फिर उसको अगले दिन आपको लाना है, ब्लॉक कर देना है, ठीक है। ब्लॉक करने के बाद उसको वॉश कर देना है, वॉश करने के बाद उसको टैप एंड ड्राई करना है, टैप एंड ड्राई करने के बाद इस मिक्स को आप 100 माइक्रोलीटर या 50 माइक्रोलीटर पहले लेके बना दोगे, फिर उसको इंक्यूबेट कर दोगे 37 पे इस मिक्स को। फिर जैसे ही आपका ब्लॉकिंग का टाइम खत्म होगा, वॉश टैप ड्राई हो जाएगा, इसको ऐड कर दोगे, फिर 1 घंटा 37 पे इसको रख दोगे, फिर वापस से इसको बाहर निकालोगे और वॉश करोगे, ठीक है। वॉश करने के बाद फिर टैप एंड ड्राई करोगे, फिर TMB ऐड करोगे, TMB ऐड करने के बाद 15 मिनट के लिए 37 पे इसको अंधेरे में रख दोगे, डार्क में, फिर 15 मिनट बाद बाहर निकालोगे, उसमें 1 नॉर्मल का H2SO4 जो कि स्टॉप सोल्यूशन है उसे ऐड करोगे, फिर आप डेटा एनालिसिस करोगे। अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसका मतलब है कि आपका नेगेटिव रिजल्ट है। अगर आपका कलर डेवलप नहीं हो रहा है या बहुत लाइट कलर है तो आप समझ जाओ कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात किया जाए तो आप कंट्रोल कैसे लगाओगे, ठीक है, कंट्रोल लगाने के लिए तो चाहिए ना। तो दोस्तों कंट्रोल के लिए आप यहीं पे समझ लो, कंट्रोल के लिए आप 3-4 वेल ले लेना, एक में तो पॉजिटिव ही लगाना, ठीक है, एक में पॉजिटिव लगाना। पॉजिटिव अगर आपके पास सिरा है तो, जैसे कोविड का किसी का सिरा है पहले से पड़ा हुआ जो कि आपको पता है इसमें पॉजिटिव ही आ रहा है, तो उसमें क्या करोगे, सारा सेम होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, सब सेम होगा, बिल्कुल यही वाली प्रोसेस। तो इसमें आपका ओडी नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि आपका वो पॉजिटिव सैंपल है, इसे पॉजिटिव कंट्रोल बोलेंगे। चलो मैं कहीं जगह बना के इसको लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। पहला जो कंट्रोल होगा आपका, उसमें आपका होगा पॉजिटिव कंट्रोल, ठीक है। उसमें क्या होगा आपका पॉजिटिव सिरा, जिसको कोविड हुआ है उसका पॉजिटिव सिरा होगा दोस्तों, और उसमें होगा आपका एंटीजन HRP कॉन्जुगेट, ठीक है।
और बाकी ये जो आपका एंटीबॉडी और कोड तो रहेगी, इससे ये पता चलेगा आपका इसमें डेफिनेटली ओडी नहीं आनी चाहिए, कलर नहीं आना चाहिए, आता भी है तो बहुत हल्का फुल्का। तो आप ये समझ जाना कि आपका पॉजिटिव कंट्रोल हमेशा क्यों लगाते हैं, चाहे वो रैपिड, आपको पता है रैपिड एंटीजन किट जो होती है उसमें एक कंट्रोल लाइन बनाई जाती है, ठीक है, एक टेस्ट लाइन बनाई जाती है। आपने कभी सोचा है, थोड़ा खोपड़ी लगाओ, थोड़ा खोपड़ी लगाओ, अगर है दिमाग है आपके पास तो लगा के बताओ क्या ज़रूरत है इस पॉजिटिव कंट्रोल को लगाने की, क्या ज़रूरत होती है उस पॉजिटिव, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करनी होती है किसी को कोविड टेस्ट करना था रैपिड एंटीजन किट पे, ठीक है, किसी को हेपेटाइटिस बी सी ये करना है, तो उस पर कंट्रोल लाइन बार बार क्यों रहती है, बार बार क्या मतलब उसमें फिक्स ही होती है कि कंट्रोल लाइन एक रहेगी ही रहेगी। ठीक है साथियों, सोच के बताओ मुझे। चलो समझ में आ गया तो बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट करके आप बता दो, और नहीं आया तो सुनो। वो कंट्रोल लाइन इसलिए बनाई जाती है कि आपकी जो प्रोसेस है ना, आपका जो टेस्ट मेम्ब्रेन है जो आप रैपिड एंटीजन में यूज़ करते हो, इसका मतलब है कि आपने सारी प्रोसेस सही की है, सारे बफर काम कर रहे हैं, सारी प्रोसेस ऑप्टिमाइज हुई है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पे टेस्ट सैंपल में पॉजिटिव निगेटिव आता है तो वहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव ही होगा। अगर आपका कंट्रोल लाइन पे ही बैंड नहीं आता है और आपको नहीं दिखता है तो समझ लो आपकी स्ट्रिप ही ख़राब है, आपकी रैपिड एंटीजन किट डैमेज है, या आपका बफर ख़राब है, आप उसको रिप्लेस करो और पुनः उसको करो। ठीक उसी तरह से दोस्तों एलाइजा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल इसीलिए लगाते हैं, एक तो आप अपने डेटा को कंपेयर करो, दूसरा आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया वहाँ कहीं कई बार क्या होता है, बहुत अगर आप वाकई रिसर्चर होंगे या रिसर्च कभी किए होंगे, एक्सपेरिमेंट कभी परफॉर्म किए होंगे, तो आपने कई बार ये मिस्टेक हो जाती है, एंटी माउस की जगह एंटी रैबिट चली जाती है, एंटी रैबिट की जगह एंटी ह्यूमन चली जाती है, क्योंकि आप इन सारे एंटीबॉडी को एक ही बॉक्स में एक ही जगह रखते हो, चाहे 4 डिग्री चाहे -20 में, तो कई बार जल्दबाजी में इस तरह की गलतियाँ हो जाती है, आप ध्यान नहीं देते हो, तो उसमें बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी, अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपके पास उसी लैब में कोविड का होगा, हेपेटाइटिस होगा, HIV होगा, और भी प्लाज्मोडियम का होगा, ठीक है, दुनिया भर के आपके पास प्लेट होंगे, आपने उठाया और ध्यान नहीं दिया तो उल्टा प्लेट आ गया। तो ये सब टेस्ट लगा के वहाँ से हमें कंफर्म होता है कि हमने जो सारी प्रोसेस रन की है वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बेसिस पे आप जब रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करोगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट और एकदम सही आएगा, ठीक है साथियों। तो पहला रिजल्ट तो यही हो गया जो कि आपका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव सिरा आप कहीं से मंगा के अरेंज करके रखो, नहीं अगर मिलता है खरीदो, कुछ भी करो, लेकिन आपके पास एक पॉजिटिव कंट्रोल के लिए ये होना ही होना चाहिए। और दोस्तों क्या होगा दूसरा वाले में, दूसरा वाला आपका निगेटिव कंट्रोल, मैं निगेटिव कंट्रोल 1 दे देता हूँ, मेरी आदत है। यहाँ पे क्या होगा, एक आप निगेटिव सिरा डालोगे, ठीक है, बाकी आपका एंटीजन और HRP रहेगा ही, ठीक है दोस्तों। तीसरा कंट्रोल क्या होगा, -2, ठीक है, इसमें आपका होगा पॉजिटिव सिरा, आपका पॉजिटिव सिरा होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे कोई भी एंटीजन HRP नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। चौथा निगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे आपका निगेटिव सिरा होगा, पॉजिटिव एंटीजन HRP होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका एंटीजन HRP होगा चौथे वाले में। तो दोस्तों जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप कंपेयर कैसे करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि या तो ओडी नहीं आई है या बहुत हल्की आई है पॉजिटिव कंट्रोल में, ठीक है दोस्तों। ये दूसरा जो नेगेटिव कंट्रोल है, यहाँ पे आपका नेगेटिव सिरा है जिसमें आपका कोई एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन और HRP बाइंड करने के लिए उसको स्पेस मिल जाएगा एंटीबॉडी पे, तो यहाँ पे ज़बरदस्त आपका कलर आएगा, ठीक है। और आप ये तीसरा वाला जो है इसमें आपका पॉजिटिव सिरा होगा और आपका कोई भी एंटीजन और HRP नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका कोई कलर नहीं आएगा, यहाँ पे 0 रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जो आप यहाँ मैंने चौथा कंट्रोल लगाया है, शायद इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम एक्सपेरिमेंट सेम कंट्रोल आप सेकंड नंबर पे जो नेगेटिव 1 है वहीं पे आपने लगा दिया है, सेम वही रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, 3 ही कंट्रोल में आपका काम हो जाएगा। बाकी अकॉर्डिंगली अगर आपको ज़रूरत पड़ती है और कंट्रोल लगाने की तब आप इसको लगा सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव लगाया था वहाँ पे आप अपना वाला सिरा डाल के लगा सकते हो जो टेस्ट के लिए आया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका या तो नहीं आएगा, मतलब निगेटिव में बना रहा हूँ तो या तो ओडी नहीं आएगी या तो बहुत लाइट आएगी, ठीक है। ये निगेटिव मतलब नहीं और एक पॉजिटिव मतलब हल्का। और यहाँ पे जो आपका निगेटिव कंट्रोल 1 है, यहाँ पे जो आपका निगेटिव सिरा है लेकिन आपकी एंटीजन और HRP कॉन्जुगेटेड है, तो यहाँ पे ज़बरदस्त आपका ओडी आएगा, ज़बरदस्त कलर चेंज होगा, क्योंकि एंटीबॉडी पे स्पेस मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे
जो तीसरा है यहाँ पे आपका एंटीजन HRP जाएगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे कोई कलर नहीं आना चाहिए, ठीक है, एकदम नेगेटिव, कोई कलर नहीं। दोस्तों एक चौथी कंडीशन में आप ये ले सकते हो, नेगेटिव तीसरा, यहाँ पे क्या करोगे, नो कोटिंग, ठीक है, यहाँ पे कोट नहीं होनी चाहिए आपकी एंटीबॉडी, नो कोटिंग ऑफ मैब, ठीक है, मैब कोट ना हो, लेकिन आप वहाँ पे पॉजिटिव सिरा लो, ठीक है, पॉजिटिव मतलब यहाँ प्रेजेंस है उसका एंटीजन HRP। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे भी कोई कलर नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत कलर आए, जो एंटीजन है HRP कहीं वॉल से स्टिक रह जाए तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन बहुत ही कम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका मैप नहीं है। अगर मैप प्लेट पे कोट नहीं है तो बाइंड किससे करेगा, आपका डिजायर्ड एनालाइट तो है नहीं ना, वहाँ पे सैंपल है ही नहीं जिससे आपको बाइंड करानी है, तो इसलिए एक इस तरह का कंट्रोल भी आप लगा सकते हो। तो दोस्तों इन कंट्रोल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना और अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कंट्रोल लगाना, क्योंकि कंट्रोल की एलाइजा में इतनी स्टोरी है, इतनी कहानी है कि पूछो मत। हमसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं जब हम शुरू में एलाइजा किया करते थे, विद द टाइम आप सीखते हो चीज़ों को, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 वेल आपकी यूज़ हो जाएगी, जिसमें एक नहीं कोटिंग रहेगी, उसमें सिर्फ ब्लॉकिंग रहेगी। जिसमें कोटिंग नहीं हो दोस्तों, उस वेल को भी अगर आप लोगे तो उसमें ब्लॉकिंग जरूर होनी चाहिए। अगर ब्लॉकिंग नहीं रहेगी ना तो आपको एरिया मिलता है बाइंड करने के लिए, किसको, आपकी एंटीजन को, जो आप यहाँ पे टेस्ट करने के लिए डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो वॉल से स्टिक हो जाए और आपको कुछ रिजल्ट दे, इसलिए ब्लॉक करना ज़रूरी है। ब्लॉकिंग क्यों ज़रूरी होती है, ब्लॉकिंग शायद मैंने नहीं बताया, अगर नहीं बताया तो आप जान लो, वैसे तो शायद बताया होगा, क्योंकि वेल को ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों, क्योंकि वॉल एक ऐसी लेयर होती है, एक ऐसे केमिकल की बनी होती है जिसका नेचर होता है कि सब्सटेंस को स्टिक कर ले और इंटरेक्ट करके उसके साथ बाइंड हो जाए। तो ब्लॉक जब कर देते हो तो एक लेयर बन जाती है उस पर, चाहे वो आप मिल्क प्रोटीन लो, चाहे आप BSA लो, ठीक है, BSA आप 2-3% ले लो। हम लोग जब BSA यूज़ करते थे तो 3% करते थे, बहुत सारे लोग उसको 1%, कुछ लोग 5% भी करते हैं, लेकिन स्किम्ड मिल्क के केस में ऑप्टिमाइज है, ज़्यादातर 5% यूज होता है ब्लॉकिंग के लिए। तो वही ब्लॉक कर दिया जाता है, बिल्कुल एक सरफेस बना दी जाती है प्रोटीन की, ताकि आपका कोई भी अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल उससे बाइंड ना हो। तो दोस्तों अब आपका ये ख़त्म हो गया होगा, अगर नहीं ख़त्म हुआ तो आप इसको रीबैक करो, पीछे जाओ, वापस से इसको सुनो मैंने क्या बोला, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं सेकंड मेथड पे, इनडायरेक्ट एलाइजा के। दोस्तों पिछले 3-4 वीडियो में मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें मिस हो गई थी थोड़ी बहुत, मैं उसको यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ, जैसे शायद मैंने नहीं वहाँ पे बताया था कि ब्लॉकिंग क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कहीं ना कहीं कंसर्न है कि इन एलाइजा, अलग अलग तरह के एलाइजा की ज़रूरत क्या पड़ी। दोस्तों ज़रूरत आप अपने क्यूरियोसिटी के हिसाब से बनाते रहते हो, ईजाद करते रहते हो। सबसे पहले जो डायरेक्ट एलाइजा खोजा गया था, तो कहीं ना कहीं उसमें हम पढ़े तो नहीं है कि उसके पीछे की स्टोरी क्या क्या हुआ था, लेकिन अगर आप लॉजिकल माइंड, एनालिटिकल माइंड लगाएं तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि वहाँ पे कुछ तो हुआ होगा कि सिर्फ एंटीजन एंटीबॉडी है तो स्पेसिफिसिटी लॉस भी होगी, सेंसिटिविटी लॉस भी होगी, जिसकी वजह से लोगों ने ज़्यादा स्पेसिफिसिटी, ज़्यादा पिक्यूलियर रिजल्ट के लिए आपको इनडायरेक्ट एलाइजा का डिस्कवर किया होगा। सैंडविच एलाइजा भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही एक के बाद एक डिस्कवरी हुई, और आपको पता है कि एलाइजा एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पे बंदा चाहे तो, कितने बंदे PhD करके चले गए होंगे, अभी कितने करेंगे, कितने लोग डेवलप करेंगे, क्योंकि किसी एक बीमारी के अगेंस्ट में एक एलाइजा डेवलप करने में सालों लग जाते हैं। ये अपने आप में बहुत ही ग्रेट टेक्निक है, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो बहुत ही रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी टेक्निक है। आपको पता ही होगा कि HIV का सबसे रिलायबल टेस्ट जो होता है वो अभी तक यही है, कौन, आपका एलाइजा। कोविड में भले लोग RT-PCR भर के RT-PCR किए, ठीक है, फिर उसके बाद रैपिड एंटीजन किट किए, क्यों, क्योंकि उसमें थोड़ा कम टाइम में आपको रिजल्ट मिल जाता है और क्वान्टिटेटिवली मिल जाता है। अब आपको एलाइजा चाहिए, तो एलाइजा में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोसेस भी काफ़ी लेंदी होती है एलाइजा की, और RT-PCR की उतनी लंबी नहीं होती है। तो दोस्तों ये थोड़ी थोड़ी स्टोरी थी, हर स्टेप के बाद दूसरे स्टेप की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है। और दूसरी बात होती है कि कौन से केमिकल, कौन सा सब्सटेंस आपको ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक एंटीजन मिल गई और आपको एक एंटीबॉडी मिल गई, आपने अपनी कहानी बना दी, आपका डायरेक्ट एलाइजा डेवलप। इतना अगर आसान होता तो सारी दुनिया डायरेक्ट एलाइजा ही करती, कोई डायरेक्ट एलाइजा नहीं करता। जितना आप कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ते हो दोस्तों, इतना सिंपल सा लॉजिक है ना, जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, समझ लो आप, सीधी सी बात। आप डायरेक्ट एलाइजा इतना सिंपल है कि आप एंटीजन डाले, एंटीबॉडी डाले, आपका रिजल्ट आया या नहीं आया पता चल गया। जितना आप सिंपल है उतना ही सेंसिटिव नहीं है। क्या पता आपने उसमें मैब जो डाला हुआ है या पैप जो डाला हुआ है, सिर्फ एक एंटीजन की वजह से वो उतनी स्पेसिफिसिटी ना आ रही हो,
ठीक है। तो अगर कोई दूसरी टेक्निक आती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पहली वाली टेक्निक के पीछे ड्रॉबैक होता है, इसके बाद दूसरी टेक्निक आती है। दोस्तों वो स्टोरी छोड़ते हैं, अब आते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा पे, जो कि 2 तरीके का होता है, टाइप 1 टाइप 2, जिसे मेथड 1 और मेथड 2 बोलते हैं। तो साथियों यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कंपटीशन, यहाँ पे जो कंपटीशन था ना वो ट्यूब के अंदर MCT के अंदर जब आप डाल दिए तो वहाँ पे नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि सेम एंटीजन तो सेम एंटीजन थोड़ी ना आपस में रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आधा स्ट्रक्चर आपने नेटिव का लिया, आधा उसका लिया, उसके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोफोबिक रीजन है, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बन रहा है उन दोनों के बीच में और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो रहा है, वो एंटीजन आपस में बाइंड हो जाएगी और रिएक्ट नहीं करेगी, आपस में एंटीबॉडी आपस में एंटीजन बाइंड भी हो जाएगी तो भी इससे रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे इस एपिटोपिक साइट के लिए, यहाँ पे जो ये वाला एपिटोपिक साइट था ना, इसके लिए लड़ाई चल रही थी दोस्तों, समझे। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ वो बहुत मज़ा आने वाला है, पूछो कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई चलेगी ना वो यहाँ नहीं चलेगी, वो यहीं हो जाएगी, ठीक है, यहीं पर कंपटीशन हो जाएगा। तो करोगे क्या, जैसे हमने सीरा दिया अपना टेस्ट करने के लिए कोविड पॉजिटिव, और साथ ही में दोस्तों क्या होगा, दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो डायरेक्ट एलाइजा था ना, यहाँ पे आपकी एंटी बॉडी था और जो एंटीजन था वो चार्पी से कॉन्जुगेटेड था, लेकिन यहाँ पे कहानी बदल गई। क्या हो गया यहाँ पे, आप देख रहे हो एंटीजन जो है कोड किया हुआ है, ठीक है। अब एंटीजन कोड किया है तो क्या होगा, क्या होगा बताओ होगा क्या? आपने यहाँ पे सीरा ऐड कर दिया 50 माइक्रोलीटर या 100 माइक्रोलीटर, अगर 2 रिएक्शन लगाना है तो 100 माइक्रोलीटर, और 100 माइक्रोलीटर आपने प्राइमरी एंटीबॉडी, फिर से प्राइमरी एंटीबॉडी जो लोगे ना दोस्त, वो आपकी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे होनी चाहिए या स्पेसिफिक डायलूशन पे होनी चाहिए, ये वाला आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने एंटीजन के लिए सीरा डाला है, सपोज मुझे कोविड हुआ है, ठीक है, इसी एंटीजन के अगेंस्ट में ये वाली एंटीबॉडी रहेगी, ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी। तो जब ये प्राइमरी एंटीबॉडी और ये सीरा आप 100 माइक्रोलीटर डालोगे और 37 पे रखोगे इंटरैक्ट होने के लिए, ठीक है, इसको पहले से रख देते हैं 1 घंटे इंटरैक्ट होने के लिए वेल में डालने से पहले, ठीक है। तो जब आप इसकी ब्लॉकिंग करे हो ना 2 घंटे की, तो 1 घंटा जब बचा है उसके पहले ही रिएक्शन बना के आप 37 इंक्यूबेटर में रख दो और इसे मिक्स होने दो अच्छे से और रिएक्ट करने दो, ठीक है। तो दोस्तों जब ये मिक्स हो जाएगा, इस पर प्लेट को आपने दोस्तों यहाँ पे एंटीजन कोट करोगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे इसको आओगे, ओवरनाइट 4 डिग्री पे कोटिंग हो जाएगी, नेक्स्ट डे आओगे इसको आप जो है वॉश करोगे, फिर इसको टैप एंड ड्राई करोगे, फिर ब्लॉक कर दोगे, ठीक है। फिर ब्लॉक करने के बाद फिर इसको वापस से निकालोगे, वॉश करोगे, टैप एंड ड्राई करोगे, फिर ये वाला मिक्सर डालोगे, ठीक है दोस्तों। ये जो मिक्स आपने बनाया था ना, जिसको 37 में रखा था, उसको ऐड करोगे 100 माइक्रोलीटर, फिर 37 पे आप इसको रख दोगे, ठीक है, फिर 37 पे रख दोगे और इंक्यूबेट कर दोगे और रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद बाहर निकालोगे, फिर वॉश करोगे, फिर टैप एंड ड्राई करोगे, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करोगे, ठीक है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। फिर सेकेंडरी को भी 1 घंटे इंक्यूबेट करोगे 37 पे, फिर इसकी बाहर निकालोगे, वॉश करोगे, टैप एंड ड्राई करोगे, TMB ऐड करोगे, कलर चेंज होगा, स्टॉप सोल्यूशन डालोगे, 450 नैनोमीटर पे OD लोगे। अब दोस्तों अगर यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट है आपका, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो उस केस में क्या होगा, हमने अपना सीरा दिया था ना, ये एंटीजन जो है प्राइमरी, ये भी इसी एंटीजन के अगेंस्ट में एक्टिव है, ठीक है। तो ये जो है ना एंटीजन जो आपने सीरा दिया था उसमें जो अवेलेबल है, अगर मुझे कोविड है तो बॉडी में एंटीजन होगी, ठीक है। तो वो एंटीजन इससे बाइंड कर गई, ठीक है, देखो बाइंड कर गई। अब जब ये बाइंड कर गई तो ये वाली एंटीजन जो कोड थी ना, इसके लिए इसने स्पेस ही नहीं दिया, अब उसको जगह नहीं दोगे बाइंड करने के लिए तो क्या घंटा बाइंड होगा, नहीं होगा ना तो ये वाला बाइंड हो गया, ठीक है, ये वाला बाइंड हो गया। फिर जब आप इसको वॉश करते हो ना प्राइमरी डालने के बाद, इंक्यूबेशन के बाद, उसी टाइम पे प्राइमरी एंटीबॉडी बाहर, ठीक है। अब यहाँ सेकेंडरी डाल रहे हो जब, तो सेकेंडरी डालोगे तो सेकेंडरी का आपको पता है FC रीजन जो ये है, FC रीजन और ये इसका F5 रीजन, यही रीजन आके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, इंटरैक्टर के। जब यहाँ पे प्राइमरी वॉश आउट हो गई है क्योंकि एंटीजन ने यहाँ पे जगह नहीं दी यहाँ पे बाइंड करने के लिए, यहाँ पे कंपटीशन करके पहले ही बाइंड कर लिया, तो आपका यहाँ सेकेंडरी होगा ही नहीं। जब सेकेंडरी होगा नहीं तो आपकी OD आएगी नहीं, ठीक है। अब OD नहीं आएगी तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट है, जैसा कि हमने बोला था कि कम्पिटेटिव एलाइजा में OD नहीं आने का मतलब है आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, ठीक है। आप अपोजिट उसके देखो, निगेटिव रिजल्ट होगा तब जब आपने दिया है तो आप सपोज कि आपके यहाँ पे एंटीजन है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने सीरा दिया उसमें आपको टेस्ट में आपका नेगेटिव है, मतलब आपको इन्फेक्शन नहीं है कोविड का, लेकिन सिम्टम्स है, हो सकता है किसी और वजह से सिम्टम्स। अब यहाँ पे मान लोगे कि एंटीजन नहीं है, ठीक है, मैं ढक ले रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, जब आप 1 घंटे मिक्स करने के बाद, जब ब्लॉक करने के बाद रिएक्शन कराओगे ना प्राइमरी का, तो प्राइमरी क्या करेगी, ये जो पहले से आपके एंटीजन कोटेड है ना उससे बाइंड कर जाएगी। जब उससे बाइंड कर जाएगी
तो यहाँ पे आपकी सेकेंडरी भी इससे बाइंड कर जाएगी, और सेकेंडरी जब बाइंड कर जाएगी तो HRP है, तो यहाँ पे आपका कलर डेवलप होगा और आपका ये निगेटिव रिजल्ट होगा। दोस्त देख रहे हो दोस्तों कितनी मस्त कहानी चल रही है, एकदम बढ़िया झन्नाटेदार। बस थोड़ा सा आपको अपना फोकस करना है यहाँ पे कि इसके अपोजिट में क्या हो रहा है और इसके यहाँ पे क्या हो रहा है। अब दोस्तों इसके लिए जो आप कंट्रोल लगाओगे ना, चलो दोस्तों इसके जो आपका मेथड 1 है, इनडायरेक्ट एलाइजा का मेथड 1 या टाइप 1, उसके लिए क्या क्या कंट्रोल लोगे। ठीक है, वहाँ पे क्या कंट्रोल होगा, एक तो आपका पॉजिटिव कंट्रोल होगा। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव कंट्रोल। यहाँ पे क्या होगा, सब कोटिंग आपकी रहेगी ही, यहाँ पे ऐड होगा आपका पॉजिटिव सीरा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आप खरीदो, चाहे आपके पास पहले से अवेलेबल है, कहीं से आप बोरो कर लो, फिर यहीं पे आप यहाँ पे आप क्या करोगे, पॉजिटिव सीरा ऐड करोगे प्लस पॉजिटिव सीरा विद प्राइमरी एंटीबॉडी। ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ कंपटीशन करके, ठीक, पहले 1 घंटा जो रिएक्शन कराते हैं, फिर इसी में आप प्लस करोगे सेकेंडरी एंटीबॉडी। ठीक है, ये आपका HRP से रहेगा कॉन्जुगेटेड। तो यहाँ पे आपका डेफिनेटली कलर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव कंट्रोल हो गया। अब दूसरा आ जाओ निगेटिव कंट्रोल 1। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आप, नेगेटिव सिरा रहेगा, ठीक है, विद प्राइमरी एंटीबॉडी। ठीक है, यहाँ पे फिर आप ऐड करोगे, यहाँ पे जो मैंने माइनस प्लस है इसका मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस की बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी एंटीबॉडी HRP। ठीक है, HRP कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप पॉजिटिव कंट्रोल लगाए थे, यहाँ पे आपका कलर नहीं आएगा, यहाँ पे आपको ज़बरदस्त कलर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे जो सिरा डाला है ना, उस सिरा वो नेगेटिव है, वो एंटीबॉडी से यहाँ पे कंपटीशन नहीं करेगा, तो आपकी एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड हो जाएगी धड़ल्ले से यहाँ, फिर जब आप सेकेंडरी डालोगे इंटरैक्ट करेंगे इसके एफसी रीजन से, यहाँ पे कलर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा कंट्रोल में तो बड़ा मज़ा आता है दोस्तों, निगेटिव कंट्रोल 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, पॉजिटिव सिरा विद प्राइमरी एंटीबॉडी। ठीक है, और निगेटिव कर दोगे यहाँ सेकेंडरी एंटीबॉडी HRP के साथ जो है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कलर नहीं आएगा, 0 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा आप करोगे जिसमें आप नो कोटेड लोगे। ठीक है, निगेटिव कंट्रोल 3, नो एंटीजन कोटेड प्लेट। ठीक है, नो एंटीजन कोटेड प्लेट। अब यहाँ पे आप क्या लोगे, यहाँ पे पॉजिटिव सिरा लोगे विद प्राइमरी एंटीबॉडी, फिर क्या लोगे, पॉजिटिव मतलब प्रेजेंस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव सिरा भी प्रेजेंस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंस होगा सेकेंडरी एंटीबॉडी विद HRP। ये भी 0 0 आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे एंटीजन नहीं है तो इंटरैक्ट करने के लिए कोई पार्टनर नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव के पहले मैं प्लस लगा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि ये प्रेजेंस है, यहाँ पे निगेटिव सिरा। ठीक है, और यहाँ पे उसी तरह पॉजिटिव सिरा प्रेजेंस होगा, निगेटिव मतलब सेकेंडरी एंटीबॉडी एब्सेंस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंट्रोल लगाओगे, बिना कंट्रोल के आपका रिजल्ट इंटरप्रिटेट नहीं होगा, इसलिए हमेशा बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना आप कंट्रोल को लेके। ठीक है, तो दोस्तों एक बार वापस से इसको देख लो। दोस्तों इतना मेहनत करने के बाद, इतना रिपीट करने के बाद, इतनी बार समझाने के बाद अगर आपको समझ में ना आए ना, तो आप ये समझ लेना फिर आपको कोई समझा नहीं सकता। ठीक है, फिर से ध्यान दो, क्या किया आपने, माइक्रो टाइटर वेल लिया, उस पर आपने एंटीजन कोटेड कर दिया। ठीक है, एंटीजन कोट कर दिया, ये एंटीजन आपकी रिकमेंडेंट होगी, आप परचेज करो या बनाओ इन हाउस, जिसे इंडिजीनस बोलते हैं। फिर आप कोट कर दोगे, इसको ब्लॉक करो, ब्लॉक करने के बाद कोट करो, कोट करने के जस्ट बाद इसको वॉश करो। ठीक है, वॉश करने के बाद ब्लॉक करो, ब्लॉक करने के बाद वॉश करो। ठीक है, हर वॉश के बाद टैप एंड ड्राई हो गया, मैं टैप एंड ड्राई नहीं बोल रहा हूँ, फिर वॉश करो, फिर इसमें प्राइमरी विद एंटीजन मतलब सीरा के साथ जो आपने मिक्स किया था वो ऐड करो, फिर उसको वॉश करो, फिर उसके बाद सेकेंडरी डालो, फिर
उसको इंक्यूबेट करो, फिर उसके बाद वॉश करो, फिर उसके बाद फिर उसमें आप TMB डालो, फिर उसके बाद स्टॉप सोल्यूशन ऐड करो और OD ले लो 450 पे। जहाँ OD नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, वो आपका पॉजिटिव है। जहाँ OD बहुत ज़बरदस्त आ रही है वहाँ पे आपका नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे कोई सिखाएगा नहीं कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, कैसे कंट्रोल लगाएं, नोट कर लेना दिमाग खोल के अपना। ठीक है, और दोस्तों अब आ जाओ टाइप 2 इनडायरेक्ट एलाइजा में। टाइप 2 जो कि लास्ट एलाइजा है कम्पिटेटिव एलाइजा का, अपितु इस एलाइजा का जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो एलाइजा में हमारा आपका अंतिम साथ चल रहा है। ये क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या चल रहा था सोचो। टाइप 1 में आप सेकेंडरी ऐड कर रहे थे, ठीक है। टाइप 2 में आप सेकेंडरी नहीं ऐड करोगे, वहाँ प्राइमरी के साथ DHRP कॉन्जुगेट कर दिया गया है। ठीक है, आपका यहाँ पे स्टेप कम हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, यहाँ पे स्टेप ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे भी स्टेप कम लगेगा। ठीक है, ये स्टेप और ये स्टेप सिमिलर होगा, टाइम सेम ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे एंटीजन था HRP से कॉन्जुगेटेड और यहाँ पे एंटीबॉडी है। ठीक है, यहाँ पे एंटीबॉडी कोटेड था, यहाँ पे एंटीजन कोटेड है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी चेंजेस की वजह से आपका एलाइजा का टाइप बदल गया, एलाइजा का प्रिंसिपल बदल गया। तो आप यहाँ पे देखो, जब आप हमेशा सीरा और जो है आप प्राइमरी एंटीबॉडी HRP से जो कॉन्जुगेट होगी उन दोनों को मिक्स करोगे 100 माइक्रोलीटर। अगर 2 रिएक्शन लगाना है तो 200 चाहिए, आप उसको 37 पे रख दोगे। ठीक है, ब्लॉकिंग में जब आपका 1 घंटा बचा रहेगा तब। ठीक है, सबसे पहले आप प्लेट को कोट करोगे एंटीजन से, शाम को लैब छोड़ते हुए 100 नैनोग्राम पर वेल एंटीजन कोट होगी। आपके इंडिजीनस हो या इन हाउस में बनाई गई हो या परचेस की गई हो एंटीबॉडी हो। ठीक है, अब ठीक इसी एंटीजन के अगेंस्ट में आपकी ये मैप भी होगी, अब इस मैप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, अब आप जब इसे कोट कर दोगे ना दोस्तों, फिर इसको अगले दिन इसको वॉश करोगे, टैप एंड ड्राई करोगे, फिर उसको ब्लॉक करोगे। ब्लॉक करने के बाद फिर उसको 2 घंटे के लिए रखोगे। 2 घंटे जब वो ब्लॉक हो जाएगा फिर उसको बाहर निकालोगे, फिर उसे वॉश करोगे, फिर वॉश करने के बाद टैप एंड ड्राई करोगे, फिर उसमें आप इस मिक्स को जो आप डाले थे 1 घंटे के लिए फिर इसे ऐड कर दोगे। अब दोस्तों अगर आपके सैंपल में, जैसे मैंने अपना खून दिया उससे सीरा निकाला, सीरे में हमारा एंटीजन है, तो पहले ही ये प्राइमरी एंटीजन, क्योंकि 1 घंटा जो आपने रखा था ना वहाँ बाइंड होने के लिए, वहाँ पर ये एंटीजन इससे बाइंड हो गया। अब इसको जगह ही नहीं दिया, आओ रहोगे कहाँ, तुमको सलाम कहीं नहीं जानेंगे, तुम मेरी ही हो। ठीक है, तुम मेरे हाथ से निकल नहीं सकते तो अब मेरे ही बन के रहो। ठीक है, इसने इसके अंदर इसको बाइंड कर लिया कि इसको मौका ही नहीं दिया इससे बाइंड होने का। वहीं जस्ट अपोजिट दोस्त दूसरे केस में क्या हुआ, यहाँ पे हमने जब सीरा लिया, सपोज उसमें आपको इन्फेक्शन नहीं है, आप पॉजिटिव नहीं हो, आपको सिम्टम्स तो है लेकिन हो सकता है कोई और हो, इन्फेक्शन हो, तो उस केस में क्या होगा, एंटीजन अवेलेबल ही नहीं रहेगा, इतना कम रहेगा कि बाइंड नहीं कर पाएगा, सबको आपको ऑक्यूपाइड ही नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, आपका ये एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड कर जाएगा और HRP लगा हुआ ही है तो कलर दे देगा, और जब कलर देगा तो आपका नेगेटिव रिजल्ट है, कलर नहीं देगा तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट। देखा दोस्तों, इतना आसान एलाइजा हो ही नहीं सकता, इतना आसानी से एलाइजा कोई आपको सिखा भी नहीं सकता। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बस काम चल जा रहा है। हाँ, इतना आता है कि मैं थोड़ा बहुत उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा बना के आपको बता दूंगा। उल्टा सीधा नहीं रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन वो सही रहेगा जो भी रहेगा। तो दोस्तों ये तो था कॉम्पिटिटिव एलाइजा के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि उसका एप्लीकेशंस क्या है। अब सारे एलाइजा का लगभग सेम ही एप्लीकेशंस है, ऐसा नहीं है कि पिक्यूलियर कोई एलाइजा किसी चीज़ के लिए ही स्पेसिफिक है, ये इसी वाले में ही बनेगा। लेकिन हाँ, कई बार ये होता है कि कोई एलाइजा किसी बीमारी के अगेंस्ट में अगर डेवलप हो गया है तो वही वाला एलाइजा फॉलो किया जाता है। जैसे अब इनडायरेक्ट एलाइजा टाइटर अगर आपको जानना है, ठीक है, टाइटर अगर आपको जानना है तो आपको फिर इनडायरेक्ट एलाइजा ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप हाइब्रिडोमा करते हो, फ्यूजन करते हो, आपको टाइटर पता करना है, क्योंकि टाइटर में आप हमेशा पता करते हो कि आपका एंटीबॉडी बॉडी में बन गया है कि नहीं माइस के। ठीक है, इम्यूनाइज जब करते हो माइस को, तो उस केस में आपको एंटीबॉडी को पता करना है, एंटीजन नीचे रहेगा। अब ऐसे केस में आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे भी तो कर सकते हैं, बेटा यहाँ पे उल्टा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हम टाइटर में हमेशा OD के बेसिस पे करते हैं कि कितना ज़्यादा OD कितने ज़्यादा डायलूशन पे आ रहा है। जितना ज़्यादा OD जितने ज़्यादा डायलूशन पे आ रहा है उतना ही अच्छा टाइटर माना जाता है। ठीक है, अब मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। डिटेक्शन आप स्मॉल मॉलिक्यूल डिटेक्शन कैसे करते हैं, आपने यहाँ पे देखा जो एंटीजन थी, ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि ये सिर्फ एक एग्जांपल है कोविड का, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कोई बहुत ही छोटा एंटीजन भी हो बॉडी में या किसी फूड मटेरियल में, उसको डिटेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। किसी क्वांटिफिकेशन करने के लिए, आप क्वांटिफिकेशन करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बोला था ना कि आपको एक्सेल में जाके एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें आप फार्मूला लगाओगे y = mx + c, वो वाला फार्मूला लगा के पहले से आपकी नॉन एंटीजन नॉन एंटीबॉडी होगी, कितने कंसंट्रेशन लोगे, फिर उसके बेसिस पे आप क्वांटिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, ये अभी जितना मैंने बताया पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपको जानना है तो क्वालिटेटिव में आता है, कितने नैनोग्राम, कितने माइक्रोग्राम,
कितने पिकोग्राम आपके अंदर एंटीबॉडी है। जैसे आप RT-PCR करते हो ना, उसमें CT वैल्यू आती है, CT वैल्यू 20, CT वैल्यू 18, CT वैल्यू 15, CT वैल्यू 32, ठीक है। तो वो CT वैल्यू आपको बताती है क्वांटिफिकेशन कि कितना ज़्यादा आपको इन्फेक्शन है। यहाँ पे भी ठीक है, अगर आप इसको क्वांटिफाई करके आप नैनोग्राम, माइक्रोग्राम, पिकोग्राम में कंसंट्रेशन को निकाल रहे हो तब आप क्वांटिफिकेशन करते हो। लेकिन जब आप क्वांटिफिकेशन करते हो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा टफ प्रोसेस होती है। उसके ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो बहुत ही बड़ा टास्क होता है आपको इसको क्वांटिफिकेशन बनाने के लिए। ऐसा नहीं है, लोग बहुत सारे बनाए हैं, हमने कुछ किट्स यूज़ करी हैं जिसमें क्वांटिफिकेशन बेसिस पे वो यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वांटिफिकेशन ऑफ एनालाइट को क्वांटिफाई करने के लिए कि कितना ज़्यादा है। ड्रग स्क्रीनिंग, अब ड्रग स्क्रीनिंग में क्या होता है कि सपोज आपने कोई ड्रग्स बनाई किसी एंटीबॉडी के अगेंस्ट में या किसी स्पेसिफिक बायोमॉलिक्यूल के अगेंस्ट में, तो उस ड्रग को आप कोट करके, ठीक है, उस बायोमॉलिक्यूल में HRP लगा के आप पता कर सकते हो वो एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं। जी दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक टारगेट ऑफ एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन देखना है तो आप इन सिलिको भी कर सकते हो मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स के थ्रू, ठीक है, सिमुलेशन के थ्रू, ठीक है। ऑटोडॉक वीना डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे आप बाइंड चेक कर सकते हो, बाइंडिंग करा के एलाइजा कर सकते हो, ठीक है। रैपिड एंटीजन में भी यूज़ कर सकते हो, अब SPR भी कर सकते हो, ठीक है। अब और आपको देखना है तो NMR कर सकते हो, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कर सकते हो। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट के लिए एक कहते हैं ना ऑप्टिमाइज़ नहीं होता, उसके लिए स्पेसिफिक नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी किसी के साथ भी करते जाओ। तो साथियों, इस ड्रग स्क्रीनिंग में वेटनरी डायग्नोसिस में सेम ऐसे डायग्नोसिस होगी। मान लो किसी को रेबीज़ का पता करना है, ठीक है, किसी डॉग में, तो रेबीज़ के अगेंस्ट भी आप इसको पता कर सकते हो। अब जैसे कटल आपके होते हैं, गाय भैंस, उनमें कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, किसी प्रोटोजोवन का, किसी अलग अलग वेटनरी में भी अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं एनिमल में, उनके अगेंस्ट में आप डायग्नोसिस कर सकते हो। फूड सेफ्टी क्वालिटी कंट्रोल में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। कोई फूड ख़राब तो नहीं हुआ है, ख़राब होने के बाद कोई स्पेसिफिक बायोमार्कर जैसे बन जाता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई ईस्ट या फिर कोई फंगस इन्फेक्शन होता है, तो एक स्पेसिफिक उसमें बायोमॉलिक्यूल बनते हैं जिसकी आप टेस्टिंग एलाइजा के थ्रू कर सकते हो। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में जैसे पोल्यूटेंट वगैरह कितना है, ठीक है, कौन सा सबसे ज़्यादा है, कौन कौन से इन्वायरमेंट में आपके सब्सटेंस अवेलेबल हैं, उनकी टेस्टिंग के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। ह्यूमन डायग्नोसिस में आप देखते हो कि बहुत ही यूज़ अमाउंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई एप्लीकेशंस की, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव के लिए है, आप इसका यूज़ बाकी के एलाइजा में भी कर सकते हो, ठीक है। एलाइजा का एप्लीकेशन और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लगभग सिमिलर है, कुछ ही पॉइंट में थोड़ा बहुत अंतर है। अब एडवांटेजेस में क्या है, अब नो सैंपल प्रोसेसिंग, ऐसा नहीं है कि आपको सैंपल लाना है, फिर सैंपल से mRNA निकालना है, DNA निकालना है, प्रोटीन निकालना है, फिर उसके बाद करना है। कोई सैंपल प्रोसेसिंग नहीं है, सीधे सैंपल लाओ, सीधा सेपरेट करो और टेस्ट करो। रोबस्टनेस मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत टेक्नोलॉजी है। वो इसलिए कि एक बार आपने कर दिया है तो वो आएगा ही आएगा रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ गया, घट गया, या आपने अपना RPM चेंज कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से आपका एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, कंसिस्टेंट होता है क्योंकि ज़्यादा बायोमॉलिक्यूल इसमें है नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा रहता है कि यहाँ छोड़ दिया जाए तो लगभग 1, 2, 3 केमिकल में आपका काम हो जा रहा है। तो जब आपके केमिकल कम है और आपका रोबस्ट है तो आपका कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी भी है। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे है कि किसी भी कंडीशन में इसको कर सकते हो, ठंडे गर्म, फिर ठीक है, थोड़ा कोई केमिकल बहुत ही ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा आयंस में, मोलर में, तो भी आपका ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो दोस्तों, सेंसिटिविटी की बात करें तो कई बार सेंसिटिविटी में प्रॉब्लम आती है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि बहुत ही पेक्यूलियर स्पेसिफिक रिजल्ट है। कई बार हो सकता है कि किसी और वजह से, किसी और कारण से आपका नॉन स्पेसिफिक रिजल्ट भी आ सकता है, ठीक है, बहुत माइनर चांस होता है। कॉम्प्लेक्सिटी, कई बार कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि अगर आप जैसे आपका रिजल्ट आता गया, सब कुछ ठीक होता गया तो लगेगा बड़ा आसान है, हो गया। लेकिन वही है ना कि अगर आप एक स्टेप पे कहीं पर आप फेलियर फेस करने लगते हो रिसर्च में, तो आप फिर आपको वो चीज़ ना बहुत कॉम्प्लेक्स लगने लगती है कि साला इतना कॉम्प्लेक्स ये है, इतना तो लगता नहीं था। तो इसीलिए जब तक कोई कहते हैं ना कि जब तक आप मैदान में नहीं बल्ला लेकर उतरते हो तो आपको पता नहीं चलता कि पिच कैसे बिहेव करेगी, ठीक है। ऐसे स्टेडियम में बैठ के लोग बहुत प्रेडिक्ट करते रहते हैं, अरे यहाँ बॉल मारना था, अरे बाउंसर आया था, पुल करना था, हुक करना था, ठीक है, अपर शॉट मारना था, ठीक है, दिल स्कूप मारना था। दोस्तों, वो मैं क्रिकेट को थोड़ा सा जोड़ दिया क्योंकि क्रिकेट में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। ठीक उसी तरह से कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जब आप इसको करते। इंटरप्रिटेशन चैलेंज, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप इतना बढ़िया से सेकेंडरी नहीं लगाओगे, प्राइमरी नहीं लगाओगे,
तो दोस्तों आप अपने डेटा को, अपने रिजल्ट को इंटरप्रिटेट नहीं कर पाओगे, इसलिए इंटरप्रिटेशन भी एक चैलेंज है, उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है और बहुत अच्छे से उसको करना पड़ता है। और बाकी के सिमिलर लिमिटेशन जैसे बाकी के एलाइजा में थे वैसे इसमें भी है, जो कि हमने थोड़ा बहुत डायरेक्ट सैंडविच में बात की हुई है। ठीक है, कि हमेशा जैसे आप हर एलाइजा हर बीमारी के लिए, हर डायग्नोसिस के लिए नहीं कर सकते हो, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, तो ये सब आप ध्यान रखना। और आशा करता हूँ कि मैंने इतना आपको ज्ञान तो दे ही दिया होगा कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे जाओ और एलाइजा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, अगर आपके पास सारी चीज़ें, सारे केमिकल, सारे कंज्यूमेबल अवेलेबल हैं तो। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूज़न होती है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। तो साथियों, अब टाइम आ गया है एलाइजा को ख़त्म करने का। एलाइजा में कुल 5 वीडियो हमने बनाया है। आप अगर ये वीडियो लास्ट में देख रहे हो और लास्ट का वीडियो सबसे पहले देख रहे हो तो प्लीज़ बाकी के वीडियो को भी देखो। आपको अगर मज़ा ना आए तो आप कहना, पैसा वसूल ना हो तो कहना। दोस्तों मैं बार बार नहीं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हाँ, मैंने बहुत मेहनत की, पढ़ा, खुद किया, खुद एक्सपीरियंस किया, फिर आपको मैंने सिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एटलीस्ट जो आपके फील्ड के हैं एटलीस्ट उनको जानकारी रहेगी कैसे करते हैं। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। आपका प्यार, आपका लगाव, आपका अटैचमेंट ऐसे ही हमें मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और भी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच।